नमस्कार बच्चों। आज की क्लास को शुरू करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के साथ में। हमने गत क्लास में अपना लास्ट क्लास ये था 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 कितना है? तो 740 का बच्चों 35% निकाल दो। सबसे पहले जैसा सवाल में दिया है वैसे आगे बढ़ो। 35% ये होगा, इसको निकालो, ये बनेगा 259। ठीक है, यानी कि ये जो संख्या है ये संख्या से 34 अधिक, ये ज्यादा है उससे 34, तो इसमें से पहले 34 कम कर दो। 9 में 4 के 5, 2, 225। अभी सवाल यहां तक हुआ है, अभी हमें केवल 225 मिला है। 225 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक, यानी ये जो है इस संख्या से 34 अधिक था तो हमने 34 कम कर दिया। इस संख्या का 2/5 निकाल दो। 225 का 2/5 निकाल दो, आंसर आपका आ जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, 2 बच गया, 5 25 45 तो 90। तो वो संख्या क्या है बेटा? 90। आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई है तथा उसके उपरांत का मतलब होता है बाद में 20% की वृद्धि हो गई यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है। प्रारंभिक मूल्य यानी शुरू में उस वस्तु का मूल्य कितना था? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप ढंग से समझने के प्रयास करेंगे। देखिए बेटा, कुछ भी नहीं है, वस्तु के मूल्य में पहले मूल्य नहीं पता है तो पहले मूल्य को ही रख दो। पहले 10% की वृद्धि हुई है, ठीक है, उसके बाद उसमें 10% के बाद में फिर दोबारा वृद्धि कितने की हो गई है बेटा? 20% की। हमने कहा था 10% की 100 पे 10 110, फिर 120 और बढ़ा हुआ मूल्य इसके बाद कितना है? 30। ये जब इक्वेशन बन जाती है सवाल की तो सवाल होना सिंपल हो जाता है। 2 0 1 यहाँ एक, मूल्य को इधर ही रहने दो और इसको 33 इधर है, ये संख्या बची क्या? 100 चला गया इधर, और जो ऊपर की थी इधर की तरफ जाके नीचे आ जाएगी 11 गुणा 12। 11 को इससे काट दो बेटा 3 बार, 100 होती है 300, 300 बटे बेटे कितना है? 12। आगे इसको हम और काट सकते हैं। देखिए 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो हम किसी से भी इसको काट सकते हैं। चाहे 12 से काट दो, 12 दूना 24, 12 पंच 60। यानी कि वस्तु का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य कितना? 25 रुपए की वस्तु थी, उसमें पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर उसमें 20% की वृद्धि हुई, तो उसका मूल्य 33 आ गया था। यानी 25 रुपए 10% और 20% की वृद्धि के बाद 33 रुपए पहुंच गया था। ये इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% हो जाने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, यानी दलाल यानी मीडिएटर, किसी वस्तु को बेचने वाला, बीच का बंदा। पहले वस्तु का मूल्य 4 रुपए था, अब वो क्या कहता है? 4%, पहले उसको 4% दलाली मिलती थी, अब उसको 5%, फिर भी उसकी आय वहीं की वहीं रही, तो वस्तु का उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? तो बेटा बिल्कुल ही ये तो सिंपल क्वेश्चन है। पहले उसको 4% मिल रहा था, 4 से बढ़ के 5 हो गया, लेकिन उसकी वो वहीं 4 की 4 पे ही रहा, यानी 1 की वृद्धि होने पर भी इस पर 1 की वृद्धि हुई, फिर भी वो वहीं की वहीं रहा। तो 1 की वृद्धि हुई है किस पर? 5 पर, तो क्या हो गया? ये बिल्कुल सिंपल बन गया, सवाल कर सकते हो। 1% की वृद्धि हुई 5 पर, ठीक है बेटा, तो 1/5 इस पर हुई है तो ये नीचे चला जाएगा, इसकी हुई है तो ये ऊपर आ जाएगा, गुणा 100 सही होती है हमेशा। तो इसमें पूरे में उसके व्यापार में 20% की कमी आ गई, उसके व्यापार में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, 20% की कमी आ गई है। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखेंगे। ये एक बीच में सवाल लेना पड़ा, अभी मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर ये वाले सवाल भी हमें आप बीच बीच में बता दीजिए, एग्जाम में आ जाते हैं। तो देखो ये सवाल बहुत ही सिंपल होता है, इस सवाल का शॉर्टकट ट्रिक है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। ऐसा सवाल जब भी देखो तो सबसे पहले इस संख्या को रख दो, ठीक है, और यहाँ जितनी संख्या 1 2 3, तो यहाँ पर कितनी संख्या है बेटा? 3 संख्या है। अगर यहाँ पर 2 संख्या है तो 2, 3 संख्या है तो 3, यहाँ पर 3 संख्या है तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दो, माइनस इसमें से इसको घटा दो 2। अब घटाने पर जो भी आंसर आएगा इस सवाल का आंसर, इतना सिंपल सवाल है ये इसका आंसर आ जाएगा। अभी आपको सर एक सवाल और बता दो, अगर ऐसा ही है तो आप ये सवाल ऐसा ले लो, यहाँ पर ले लो आप, ठीक है बेटे, ये आपके लिए मैं है, और इसको गुणा करें 9 से, ठीक है।
तो हमने क्या बताया, इधर जो संख्या है उसको ऐसे कैसे ले लो, इधर जितनी संख्या है उधर 2 जीरो, दो है, दोनों है 2 जीरो लगा दो, इसमें से घटा दो और दो। ठीक है, ठीक है बेटे, इसमें से इसको सॉरी इसमें से इसको घटाना है। ठीक है बेटा, ये इसका इसमें से 2 कम रहते हैं, 2 घटा दो, 900 में से 2 गए तो 898 आंसर आ जाए। ये इतने सिंपल सवाल है, इस सवालों में कोई दिक्कत नहीं, इस सवाल भी आ जाते हैं बीच बीच में, तो मैंने इसके लिए आपको बता दिया है बेटा। ठीक है ना, कर सकते हो। अगर यहाँ पर अभी देखिए यहाँ 3 संख्याएं थी तो मैंने 3 जीरो लगा दी, यहाँ पर 2 संख्याएं हैं तो मैंने 2 जीरो लगा दी। मान लो किसी सवाल में ऐसा है 12/15 और इधर 9 है, सिंपल है, यहाँ 9 को एक बार लेंगे, इधर एक संख्या 0 लगाएं, -1 में 3 घटा देंगे तो 87। ये सवाल सिंपल है, आप इनको नोट कर लेंगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप निश्चित रूप से इन सवालों को सेकंडों में कर देंगे। देखिए अगला सवाल, एक और अभी एक कमेंट आया, सर आप तो अभी परसेंटेज पढ़ा रहे हो, बीच में हमें कई ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिनको भी आप समझाते चलिए, तो मैं उनके लिए ये टॉपिक जोड़ा है बीच में, फैक्टोरियल। व्हाट इज द फैक्टोरियल? फैक्टोरियल क्या होता है, पूरा लिख दिया है समझने का। फैक्टोरियल किसी पूर्ण संख्या का वह फंक्शन है जिसके द्वारा उस संख्या को उसके नीचे की हर प्राकृतिक संख्या से गुणा किया जाता है। सिंपल सा आप डेफिनेशन को पढ़ लेना, मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देके आपको बता देता हूँ। मान लीजिए, इस सवाल को बाद में करेंगे। फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है बेटा, मान लो आपसे मैं कहूँ 3 का फैक्टोरियल क्या है, तो आप 3 को लास्ट तक 1 तक गुणा करो। मैं आपसे कहूँ 4 का फैक्टोरियल क्या है, तो आप बेटा 4 को लास्ट 1 तक गुणा करो। मैं आपसे कहूँ बेटा 5 का फैक्टोरियल क्या है, तो 5 को उसके लास्ट उल्टा चलकर 1 तक गुणा कर दो, 20 × 4 = 120। ठीक है, मैं कहूँ 6 का, तो इसी तरीके से आप सारे फैक्टोरियल कर सकते हो। लेकिन अभी एग्जाम में हमने देखा, पिछले कुछ एग्जाम में एक नई चीज़ दे दी, डबल फैक्टोरियल। ऐसा क्वेश्चन अभी दे दिया एक एग्जाम में, मैंने देखा, तो फिर यहाँ पर वही कंफ्यूज, हमें तो सिर्फ फैक्टोरियल के बारे में बताया, ये डबल फैक्टोरियल क्या है। तो बेटा डबल फैक्टोरियल, तो इसको कैसे करेंगे एक बार देख लो, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम बीच बीच में इस तरीके के शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी लेकर चलेंगे। देखो ऊपर तो फैक्टोरियल है, ये सिंबल है जो फैक्टोरियल का है बेटा, तो ऊपर 7 का फैक्टोरियल क्या है, 7 का फैक्टोरियल क्या है बच्चे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी उस संख्या से लास्ट में 1 तक चले। अब क्या है बेटा डबल फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जैसे इस संख्या का डबल फैक्टोरियल होता है तो बच्चे 4 2 1 1 छोड़ के लेते हैं। ठीक है, अब यह 7 लेंगे, 7 के बाद 1 छोड़ देंगे, 5 लेंगे, 5 के बाद 1 छोड़ देंगे, 3 लेंगे, उसके बाद 1 लेंगे। डबल फैक्टोरियल एक एक संख्या का छोड़ करके फैक्टोरियल लेना है, सिंपल सा। 7 से 7 काट दे, 5 से 5 काट दे, 3 से 3 काट दे, 6 × 4 × 2। ठीक है बेटा, यही बचेगा मेरे हिसाब से। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे वही इसका आंसर आ जाएगा। और भी कुछ बच रहा है, 7 काट दिया, 5 काट दिया, 3 काट दिया, 1 काट दिया, 6 को 4 से गुणा कर दिया, 6 चौक 24 और 24 को 2 से गुणा कर दिया, तो 24 दूना 48। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये एक पैटर्न है। ठीक है, डबल फैक्टोरियल का सिंबल जहां भी देखो, आप उस संख्या से एक संख्या का गैप, इसके बाद 6 आता, 6 को छोड़ दो, 5 ले लो, 5 के बाद फिर 1 को छोड़ दो, 3 ले लो, 3 के बाद फिर 1 को छोड़ दो, 1 ले लो, 7 5 3 और 1। तो आपके पास डबल फैक्टोरियल में ये संख्याएं बचेंगी। और फैक्टोरियल मतलब पूरी यही 7 6 5 4 3 2 1, 7 5 3 1, 7 5 3 1 को हटा दो, 7 5 3 और 1 को हटा दो, आपके पास क्या बचेगा, 6 4 और 2। अब इनको गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बीच का एक मैंने टॉपिक लिया था फैक्टोरियल का, आपको फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा। डबल फैक्टोरियल, ट्रिपल फैक्टोरियल, जो भी आप कर सकते हो। अपने सवाल पे वापस आ जाते हैं। 35 सवाल क्या है बेटा, यदि 7%, पढ़िए सवाल को, 7% 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया। इसका मतलब क्या है, 7% उसमें लवण वाले 12 लीटर कोई घोल है, उसमें 4 लीटर पानी को वाष्पित, यानी कि 12 लीटर इसमें पानी था, इसको हमने गर्म किया तो इसमें से 4 लीटर पानी उड़ गया, तो बचा कितना, 8।
कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का यानी इसका प्रतिशत क्या है। लवण पहले 7% था, अब उसका प्रतिशत क्या हो गया। सिंपल सा ये तो पहले कितना था 12, अब कितना रह गया 8। किस में से रह गया 7% में से। ठीक है 7%, परसेंट का मतलब क्या हो गया, परसेंट का मतलब आपको कितनी बार बता दिया, कर दो। ठीक है इसमें भाग दे दो आप, कितनी बार गया 8 का मार नहीं जा रहा, 8 पंच 10.5। ठीक है 10.5 इसका आंसर। लवण का प्रतिशत पूछ रहा है बेटा, प्रतिशत, तो ये प्रतिशत। अगर प्रतिशत नहीं पूछ रहा होता तो 100 से और इसके बटे में 100 लगा देते, लेकिन प्रतिशत में पूछा इसलिए हमने ऑलरेडी 100 नहीं किया और 10.5। बिल्कुल देखो कंफ्यूज नहीं होना है कैसा सवाल आ गया, कुछ नहीं है। कह रहा 7% लवण वाले में 12 लीटर घोल है, कोई घोल है 12 लीटर, 4 लीटर पानी को वाष्पित कर उड़ा दिया, 12 में से 4 गया तो 8 बच गया। लवण का प्रतिशत, लवण कितना था 7%, इसका प्रतिशत पूछ रहा है, किस में से पूछ रहा है, इससे और इससे लेना देना है। ठीक है इससे और इससे टोटल कितना है, अब रह गया 8। ठीक है किस में से रह गया 12 में से, हो गया, कर सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे बेटा 36वां सवाल 36। सेव के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेव मिल। यह ऐसा सवाल पहले भी कराया मैंने एक, आपको ध्यान होगा ऐसा सवाल मैं करा चुका हूं, तो उस सवाल को आप देख करके कर सकते हो। सेव के मूल्य 25% कमी हो जाने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलो सेव अधिक मिले। 240 में 2 किलो सेव अधिक मिले, 2 का भाग देंगे तो 120 रुपये, तो क्या आ गया भाव सेव का, 1 किलो का भाव आ गया। ठीक है 1 किलो का भाव आ गया। तो वर्तमान अब करा जो मूल्य उसका कमी हुई थी ना, सेव के मूल्य में क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, यानी पहले उसका मूल्य ज्यादा था, अब उसके मूल्य में क्या हो गई बेटा, कमी हो गई। तो कमी हो गई तो कितनी कमी हो गई, अब उसको सेव कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 240 रुपए में 2 किलो सेव ज्यादा मिल रहा है, और 120 में कितना मिल रहा है, 1 किलो ज्यादा मिल रहा है। पहले 1 किलो की कैलकुलेशन कर लेंगे, तो 120 का 25% निकाल दो एक बार, क्योंकि 25% की कमी हुई है। 120 का 25% निकालो एक बार, 25 चौक 100, 4 3 12 30। अब ये जो भाव आया बेटा, ये किसी पर आया, घटा हुआ मूल्य प्रति किलो। 1 किलोग्राम सेव कितने का आ गया, अब उसको 30 रुपए का पड़ गया, क्योंकि भाव कम हो गया। ठीक है 1 किलोग्राम सेव 30 रुपए का हो गया, घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम, यानी 30 रुपए प्रति किलोग्राम का भाव कम हो गया। ठीक है क्योंकि 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेव मिल रहे थे, तो वो कह रहा है कि जो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, वो कह रहा है कि 1 किलो पर 30 रुपए मूल्य घट चुका है। ये इसका आंसर है। अगला सवाल पढ़ेंगे बेटा, ऐसे सवाल मैंने कराए थे, वेन आरेख वाले सवाल थे, वेन आरेख डायग्राम से। आप इन सवालों को देखिए। क्या है सवाल, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 52 अभ्यर्थी मीन्स कैंडिडेट, परीक्षा देने वाले विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण क्या हुए, फेल होने वाले हैं, पास होने वाले नहीं है बेटे, फेल होने वाले विद्यार्थी हैं। यदि 17% अभ्यर्थी ऐसे हैं तो दोनों ही विषय में फेल हो गए, तथा दोनों विषयों में 6900 अभ्यर्थी पास हो गए। देखो इसने क्या दिया है, इसने दिया है कि 2 अलग अलग विषय हैं और दोनों में फेल होने वाले अलग अलग विद्यार्थी भी दे दिए, और दोनों में एक साथ यानी दोनों ही विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थी भी दे दिए। और उसने क्या दे दिया, एक संख्या ऐसी भी दे दी जिसमें पास होने वाले विद्यार्थी हैं। तो वो संख्या को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, सवाल तो सिंपल है, वैसे आप समझ ही गए क्योंकि ऐसे सवाल हम कर चुके हैं। मैंने कहा था एक डायग्राम बना लेना बेटा, ऐसे सवालों के लिए डायग्राम बना लेंगे। ठीक है बेटे, डायग्राम ये 42% का, ये 52% का, यानी कि ये बच्चे हैं जो मैथ के हैं और ये बच्चे किसके हैं बेटा, इंग्लिश के, और ये दोनों के, यानी इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो ये 42% है और ये कितने 52%, दोनों में 17%। ये तो आपको सवाल दिया है, जो आपका सवाल है यही सवाल दिया, तथा दोनों विषयों में 6900 विद्यार्थी पास हुए हैं। तो बेटा एक बार इनको सबको जोड़ दें, इनको हमने पहले बताया मैथ प्लस इंग्लिश का जोड़ दो और ये घटा दो, 42 + 52 कितना हो गया, ये 4 9। ठीक है, और ये दो मैथ और इंग्लिश के
अलग अलग जो विद्यार्थी है वो है। अब इसमें से जो दोनों में फेल हुए इनको घटा दो। घटाने पर 94 में से 17 घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 14 में 7 के साथ 77 विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हुए हैं। ये तो सारे फेल वाले हैं, ये दोनों में, ये अलग अलग में फेल थे, ये दोनों में फेल है। तो 77 विद्यार्थी, इनमें से घटाने के बाद हमारे पास ये सब फेल है, इनके अलावा जो बचे हैं वो हमारे पास में क्या है बेटा, पास है विद्यार्थी। तो बचे कितने परसेंट, 100 में से 77 गए, 23% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो 23% किसके बराबर है, खुद ही कह रहा है 6900 पास हुए, तो 23% है जो बराबर है 6900 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 6900 बटे 23 के बराबर। तो ये 23 दिया 300, 1% की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 300। और जब 1% की वैल्यू 300 आ गई है बच्चे, तो 100% की वैल्यू, क्योंकि परसेंटेज 100 में से निकलता है, 300 गुणा 100, 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसके, 3 के आगे 4 जीरो लगा दो, ये इसका आंसर आ गया। तो कुल विद्यार्थी कितने आपके, 30,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि आपके पास हुए हैं। इन सब फेलियरों को निकालने के बाद आप हमेशा पास वाले में रहना। देखिए अगला सवाल, किसी परीक्षा के 7 to 2 विद्यार्थी, देखो वैसा ही सवाल है, आप एक बार देखो, किसी परीक्षा के 7 to 2 विद्यार्थियों ने विज्ञान 44% ने गणित विषय चुना, ठीक है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय चुना हो तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो। देखो सवाल को समझना है, थोड़ा सा समाज को थोड़ा सा घुमा देता है, इधर से उधर कर देता है, उधर से इधर कर, तो आपको सवाल को समझना है। ये कहता है कि 70, पहले एक बार डायग्राम बनाएंगे इसका। 72 ने बनाया विज्ञान और 44 ने गणित, गणित कितने लिया, 44 ने। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान और गणित में से कम से, ऐसे विद्यार्थी, सभी विद्यार्थियों में से एक ना एक विद्यार्थी ऐसा है जिसने या तो जीव विज्ञान लिया है या उसने गणित लिया है, ठीक है। यानी 44, ये आ गया आपका गणित, ये आ गया जीव विज्ञान बायोलॉजी, ये आ गया 44 मैथ। ये डायग्राम, यानी कि ये तो सेपरेट जीव विज्ञान वाले, सेपरेट मैथ वाले, लेकिन फिर भी वो ये कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने इन दोनों में से एक विषय तो लिया ही लिया है, तथा 40 विद्यार्थियों ने 200 विषय, दोनों ही विषय ले लिए। तो सवाल तो अब तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया, आप दोनों को जोड़ दो, इनको 42 + 44 को जोड़ दो, 4 और 2 6 7 116 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने या तो जीव विज्ञान लिया या मैथ लिया। तो 100 से कितने ज़्यादा हो गए, 116, 16% ज़्यादा हो गए। 16% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों विषय लिए, क्योंकि या तो जीव विज्ञान है ये मैथ है, तो 116 ने लिए, 100 में से जब घटा दें तो 16% विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने क्या किया है, दोनों विषय लिए। 16% की वैल्यू खुद ही नहीं दे दी, 40 के बराबर। वही सवाल आ गया आपके सामने, 40 के बराबर, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 40/16 के बराबर हो गया ना सवाल, वही बन गया सवाल, 40/16। तो इसको काट दे, किससे कर सकता है, 8 दूनी 16, 8 पंजे 5। 1% की वैल्यू क्या है बेटा, 5/2, और 100% की वैल्यू अब आप इसको से गुणा करके निकाल ही सकते हो। ये तो कितने सवाल बता दिए ऐसे, तो 5/2 गुणा 100 कर दो, ये 50 बार कट गया, ठीक है ना, 250। क्या आंसर आ गया इसका, 250 विद्यार्थी ऐसे निकल गए आपके पास। सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, आप रिकॉर्डेड वीडियो आप रिकॉर्ड कर लो, समझ लो, उसके बाद समझ में नहीं आया कमेंट में पूछो। देखिए किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 में, देखो जो सवाल में होता है ना उसको पहले लिखो, ये लड़के हैं ये लड़कियां हैं, ठीक है बेटा। ये कह रहा है ये 3:2 में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हो, लड़के में 20%, यानी 20% लेते हैं तो बच्चे कितने 80% बच जाते हैं। लड़कियों में अगर 30% लेती है तो बच्चे कितने 70% बच जाती है। ये तो सवाल है, सवाल में दिया हुआ है। तो कह रहा छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो ये सवाल आपके सामने आ चुका है। तो देखिए आप
न देखो ये तो लेने वाले हैं, आपके सामने कह रहा है ये 20% लेते हैं, तो यानी कि 3 का 80% निकाल देंगे तो वो लड़के निकल आएंगे जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। 2 का 70%, 3 का 80% निकालो एक बार, और इधर निकालो 2 का 70%। ये नहीं लेने वालों का प्रतिशत निकालने में, ये देखो 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 12/5, 12/5 का मतलब हो गया 5 दूनी 10, 2 पॉइंट। देखो ऐसे कर सकते हैं, 12 में 5 का भाग दे दो, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 चौक 2.4, 2.4 तो ये है, और ये देखो ये 0 काट दो, ये भी आगे 14/10, तो ये आगे 1.4 यहाँ लग गया, 1.4। ये वो अनुपात है जो लड़कियां इतनी है जो नहीं लेती छात्रवृत्ति और लड़के इतने हैं जो नहीं लेते। तो ये टोटल पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं लेते, स्कॉलरशिप जो विद्यार्थी नहीं लेते उनकी संख्या निकालनी बेटा। टोटल कितना अनुपात का योग था इनका, 3 और 2 5, और इनका नहीं लेने वालों का 4 और 4 8, 3.8। तो अब 3.8 में टोटल कितना था, टोटल बोला 3 और 2 5। अरे अब तो कर सकते हो आप, टोटल इसमें से ये नहीं लेते, गुणा 100, सिंपल है। इसको पॉइंट हटाने के लिए 1 लगा दे, एक संख्या आगे 0 लगा दो, 50 हो गया, 50 2, 3.8 गुणा 2 कर दो बेटे, ठीक है, 7.6, 7.6, ठीक है, कर सकते हो। 7.6% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं। किसमें से, टोटल में से 7.6% है, और 100 में से निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 7.6। 100 का 7.6 कितना आ जाएगा, 100 से गुणा कर दो इसको, ठीक है ना। सवाल हो गया बिल्कुल। अब देखो अगला सवाल, नहीं आया दोबारा देख लेना आप, अच्छी तरीके से सारा लिखा हुआ है। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, ठीक है, इसमें बी को सी की अपेक्षा, देखो ये सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि इस सवाल को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार इस सवाल में होगा कैसे, जबकि ये सवाल बड़ा इजी तरीके से हम करेंगे, देखना, ठीक है बेटे, बिल्कुल। इसको देखो कैसे करेंगे, इस सवाल में कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक सवाल कठिन है। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तो उसके बाद डी को 500 में से, अब देखो यहाँ चालू करो उल्टा, डी को कितने मिले बेटा 320, सी को कितने मिले, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक, 320 का 25% निकालेंगे हम, 25 चौक 100, 4 80, 80 अंक ज़्यादा मिले, इसको 320 मिले ना, तो 80 इसको ज़्यादा मिले, तो 400 अंक किसको मिले बेटे, सी को। अब कह रहा है सी का तो हो गया, अब कह रहा है सी की अपेक्षा बी को 10% कम, यानी 400 का 10% निकालो, 0 0 0 0, ठीक है, 40, यानी जो बी को मिला है वो 400 में से 40 कम मिला है, यानी 360 मिला है। अब कह रहा है ये भी हो गया, अब कह रहा है ए को बी की अपेक्षा 25%, बी का पता ही है, तो 360 का 25% निकाल दो, 25 चौक 100, ये आ गया 90, यानी जो ए को मिला है बी से 90 अधिक, तो ए को कितना मिला है, 90 इसमें जोड़ दो 360 में, 360 में 90 जोड़ दो, 450, ए को कितना मिला बेटा 450। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो हो जाएगा, कंफ्यूज होना चालू करोगे तो कंफ्यूज रह जाओगे, नहीं होना कंफ्यूज, सिंपल सा दिया, डी का दे दिया उसने, डी के बाद कंटिन्यू एक के बाद एक के बाद एक पूछता जा रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद निकालते जाओ, लास्ट में ए का निकल जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, यदि यदि 120 एक संख्या का 120% हो, तो उस संख्या का 120%, 120 जो है वो किसी संख्या का 20% है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। ये सवाल, इतने सवाल करने के बाद आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है, खुद ही दे रहा है वो, 20% कितना 120, तो 1% क्या हो गया 120/20, 6, तो 120% हो गया, कर सकते हो। 120% कितना हो गया, 120 गुणा 6, 720, सिंपल सवाल है। देखिए अब देखिए, राकेश ये अपनी आय का 75% खर्च करता है तथा शेष बचा लेता है, यानी 75 उसकी खर्च करके बचा कितने लेता है 25,
उसकी आयु में 20% वृद्धि हो गई, अब वह अपने खर्च से 10% की वृद्धि, ये जो खर्च था ना, ये देखो बेटा ये खर्च था, इसमें वो 10, मान लो शुरू में उसकी आय 100 थी, मान लो 100 में से वो कह रहा है 75% खर्च कर दिए, खर्च करता है, उसके बाद बचता कितना 25, यहाँ तक सवाल है। अब कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि जो 100 उसकी आय थी वो वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई, 120 हो गई, ठीक है। तथा खर्च में 10% की वृद्धि कर दी, खर्च ये कर रहा था वो, इसका 10%, 75 का 10% का मतलब है ये, यानी 7.5 रुपए की इसने वृद्धि कर दी, ठीक है बेटे, 7.5 की वृद्धि कर दी। पहले ही 75% खर्च कर रहा था, अब 75 से 7.5 ज़्यादा खर्च करेगा, यानी 75 और 82.5 रुपये खर्च करेगा अब, ठीक है। तो अब सवाल बन गया मेरे हिसाब से पूरा बन गया, ये आय थी, ये खर्चा था और ये बचत थी। खर्चे, आय में वृद्धि हो गई, खर्चे में इतनी वृद्धि कर दी इसने, अब 82.5 रुपये खर्च कर रहा है, 120 रुपये उसकी आय है। तो अब ये सवाल आप कर सकते हो, ठीक है। अब उसकी बचत कितने प्रतिशत वृद्धि, तब उसकी बचत में, ये बचत है ये अलग है, उसकी बचत में कितने ये बचत थी ना, ये खर्चा था, बचत में कितने % वृद्धि हो गई। देखो बेटे अब इतना तो खर्चा है, तो बचत कितनी है 100, अरे 82.5 है, ये तो क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है, और ये उसकी आय है, 120 आय है, इसमें से 82.5 घटा दो तो आपके पास जो बचेगा वो उसकी बचत है। अब बचत कितनी हुई देखो, 182 में से 82.17.5 तो ये बच गया, और 20 और 37.5, तो बचत उसकी हो गई 37.5, यानी ये चीज़ अब इतनी बढ़ गई है, ये जो 25% बचत हो रही थी ना उसकी, वो अब वो 37.5 हो गई है उसकी बचत। तो बचत का परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज सिंपल किस पे, खर्च किस पे, देखो 12.5 क्या है आपके सामने, सारा सवाल हो गया। ये है 37.5 बचत हो गई इसकी, ये इसकी आय हो गई, और ये इसका खर्चा हो गया। इसमें कुछ बचा नहीं सवाल को, क्या पूछ रहा है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये जो बचत है ना इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, समझ रहे हो। पहले 37.5 अब हो गई, पहले कितनी थी 25%, तो ये 12.5% उसकी वृद्धि किस में हुई है, बचत में। किस पर हुई है, 25 पर। ये जो वृद्धि हुई है किस पर हुई है, 25 पर। तो 12.5 बटे 25 गुणा 100, 25 चौक 100, 12.5 गुणा 4 कर दो, आंसर आपका आ गया। कितना आएगा, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 2 10 की 5, 1 0 है 0, यहाँ 500 रुपये उसके बचत में वृद्धि हो गई। तो प्रतिशत में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 50%, इधर से हो जाएगा और उसे 500 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, ए सी से 50% बड़ा हो और बी, देखो वैसा ही सवाल है, कर दो। हमने ऐसे सवालों के एक बताए थे, हमने हमेशा सी से चालू करो, बताया था ना। ए बी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, बी है जो सी से, ये इसको 100 मान लो, ये 25% बड़ा 125 मान लो, और ए है जो सी से 50%, ये 100 है, 100 का 50 150 कर सकते हो। ए और बी कितने प्रतिशत बड़ा हो, ए है बी से कितने प्रतिशत, इन दोनों के बीच में देख रहा है, उसको नहीं देख रहा। अब आप कितना प्रतिशत बड़ा है, ए है कितना प्रतिशत, 25 बड़ा है, किससे, बी से। ये सवाल हो गया आपका, 25 20 काट दो इसको, 20% बड़ा है, ठीक है सर। देखो एक एक लाइन के सवाल कितनी आसानी से ये सवाल हो रहे हैं, जब हमने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करी घर पे तो ये सवाल बड़ी आसानी से हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग अब इस एक्सरसाइज को थोड़ा अच्छे लेवल पे, आगे के लेवल पे समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो 44, किसी संख्या के 2/5 का 1/3 3/7 है। सवाल को पढ़ते जाओ, किसी संख्या का, मान लो x का 2/5 का 1/3, किसी संख्या के 2/5 का 1/3 का 3/7 बराबर 15 है, ठीक है। यही सवाल बन रहा है मेरे साथ। अब आप इसको कर दो, यही है ना, x को इधर रहने दो, ये उधर चला जाएगा, 15 गुणा 5 गुणा 7 उधर चला जाएगा, 2 गुणा 3 नीचे आ जाएगा,
3 पंजे 15 और तो कुछ कट नहीं रहा, 7 पंजे 35 नहीं कटा ना, 25 गुना 7/2। इसको सॉल्व कर दो। मेरे हिसाब से तो ये पॉइंटों में आना चाहिए, ठीक है ना। 15 गुना 5 गुना 7 पॉइंटों में ही आएगा ये। तो आप इसको पॉइंटों में मत लो, इसको बटे में रखो। बटे में रखने के बाद ये आगे जाके इजी हो जाएगा, ठीक है। कितना आना चाहिए मेरे साथ। चलो इस सवाल को आप ट्राई करना, इक्वेशन यही बनेगी, ठीक है ना। जो भी आप आंसर आएगा उसको 40% आप निकाल दोगे, सवाल सिंपल हो जाएगा। कर सकते हो, काट जाओ, 3 पंजे 15 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 25 7 125 125 और ये रह जाएगा 2 हो जाएगा ये सवाल। आप इसको कर सकते हो, क्योंकि जो भी आंसर आएगा उसको आप उसका 40% यानी 40/100 से गुणा कर दोगे, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, 45वां सवाल है, और ये सवाल संख्या का 33 सही 1/3 यानी किसी संख्या का 33 सही 1/3% 100 है, तो वह मूल संख्या क्या है। तो ये सवाल तो हो गया वैसे ही। 33 सही 1/3 बराबर क्या होता है, 33 सही 1/3, इसको इससे गुणा करके ये जोड़ दो, ये हो गया 100/3। 100/3 का प्रतिशत यानी 1/100, ठीक है। ये है 33 100 है, यानी कि अब ये क्या हो गया सवाल बराबर ये 100 है, समझ रहे हो। इसको ऊपर गुणा कर दो, 100 गुणा 100 गुणा 3/100, 100 काट के 100 गुणा 3 बराबर 300। तो वह संख्या क्या है बेटा, 300। तो सवाल हो गया। देखिए परसेंटेज के चैप्टर को हमने बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास किया, फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जो कि मुझे मिलते रहेंगे एग्जाम में आए हुए, मैं उनको बीच बीच में किसी भी एक्सरसाइज के बीच में लेता रहूँगा। आप लोग सारे सवालों को लिखें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और एक्सरसाइज को सीखने का प्रयास करें। अभी मैंने कुछ स्टूडेंट्स के फ़ोन आए, वो कह रहे हैं सर शॉर्टकट ट्रिक्स बताइए। तो शॉर्टकट ट्रिक्स बेटा मैं भी बहुत बता सकता हूँ, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देते हैं उस समय हमें शॉर्टकट ट्रिक्स, क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक्स कुछ ही सवालों पर अप्लाई होती है, और वो सवाल याद रखना कि वो सवाल उन सवालों में से एग्ज़ाम के समय में जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ज़्यादा काम आते हैं। मैं भी आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बता दूंगा, ठीक है। आज मैंने फैक्टोरियल की और एक मल्टीप्लिकेशन की शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताई है, तो आप उनको भी बीच बीच में मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स का स्पेशली वीकली क्लास पूरा इसी के लिए तैयार कर दूंगा। लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, अपने दोस्तों को, अपने पढ़ने वाले विद्यार्थी साथियों को भी इससे ज्वाइन करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि वीडियो का फ़ायदा और मेरी मेहनत का फ़ायदा आप लोगों तक अधिक से अधिक पहुँचे। काफ़ी अच्छा प्रयास मिला, 3 दिन में काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, काफ़ी लोग प्रयास कर रहे हैं। थोड़े दिनों में हम लाइव क्लास की तरफ भी रुख करेंगे, ठीक है बेटे। आगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में डाल दीजिए, उनका सॉल्यूशन आपको आसानी से मैं उपलब्ध करवा दूंगा। इसी के साथ आज की क्लास का मैं एंड करता हूं। धन्यवाद।